हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग जो आपके एडुटेरिया का ईडीओ 2.0 टेस्ट सीरीज आया है ना, उसका जनरल स्टडी का डिस्कशन और रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये जीएस के लिए दूसरा टेस्ट है। इसके पहले एक कर चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है वीडियो। ठीक है, फ्लैट 3 टेस्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है। बताइए, इसमें से कौन जो है भू आकृतियों में अपरदन से निर्मित होता है। तो समुद्री मोहराब और समुद्री गुफा दोनों जो है अपरदन से निर्मित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, और लैगून के बारे में देखते हैं ये कैसे होता है इसका निर्माण। तो लैगून का निर्माण निक्षेपण द्वारा बनी बालू पट्टी या बार के कारण होता है। ठीक है, और पुलिन का निर्माण भी रेत कंकर आदि के निक्षेपण से ही होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा दूसरा प्रश्न है, ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला कथन दिया है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम सही क्रम है। जी सही क्रम है, सही बात है। दूसरा है, लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। जी दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा कथन है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। बताइए सही है दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये जो जास्कर श्रेणी का हिस्सा नहीं है, किसका श्रेणी का है? काराकोरम श्रेणी का है, याद रखिएगा। K2 जो है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। तो इसका आंसर कौन कौन सही हुआ? कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, 4 कथन दिए, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जब ये प्लेटें टकराती है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। नहीं दोस्तों, गलत है, उल्टा दे दिया है। ठीक है, कम वाला क्षेपित होता है अधिक वाला में। ठीक है, तो ये कथन उल्टा दे दिया है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कथन दिया है, इस प्रक्रिया में बनने वाला मैग्मा मुख्य रूप से बेसाल्टिक होता है, जिसके कारण तटों पर सौम्य ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो ये भी कथन दोस्तों गलत है। ठीक है, ये बेसाल्टिक नहीं होता है। कैसा होता है दोस्तों? एंडेसिटिक प्रकृति का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एंडेसिटिक होता है, तो गलत हो गया। तीसरा कथन है, पेरू चिली गर्त महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच विनाशकारी प्लेटों सीमा का एक सटीक उदाहरण है। जी दोस्तों, ये कथन सही है। कथन 3 सही हो गया। और कथन 4 दिया है, इस टकराव के कारण केवल नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंपीय गतिविधियां यहाँ नगण्य होती है। बताइए दोस्तों, वलित पर्वत का निर्माण तक तो सही है, लेकिन भूकंपीय गतिविधि जो है नगण्य नहीं होता है, थोड़ा मजबूर होता है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, तो आपको सही चुना है, तो केवल 3 सही होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी के भू आकृति और जलवायुवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं कथन। पहला कथन है, अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। जी दोस्तों, ये सही है कथन है। दूसरा है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के शाखा के समानांतर पड़ती है, जिससे राजस्थान में भारी वर्षा होती है। बताइए सही गलत। ये गलत है, इससे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, ये बिना टकराए चली जाती है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, बनास नदी अरावली को पार करने वाली एकमात्र नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। बताइए सही गलत। ये गलत है। ठीक है, ये यमुना में मिल जाता है, खंभात की खाड़ी में नहीं। ठीक है, यमुना में मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। खंभात की खाड़ी में आपका कौन कौन नदी गिरता है, याद कर लीजिए। एक साबरमती है, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये सब जो है खंभात की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत हो गया। चौथा कथन है, अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों जैसे तांबा सीसा जस्ता के मामले में अत्यंत समृद्ध है। जी दोस्तों, ये भी कथन सही है, तो आंसर हो गया कथन 1 और 4 सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन है, वसंत विषुव लगभग 21 मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए,
वसंत विषु के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का आरंभ होता है, ये सही बात है, यही इसका आंसर हो गया। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरत पूजा नदी में मिलती है? बताइए इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा कुंती पूजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंती पूजा। और भी जान लेते हैं नदी के बारे में, कावेरी के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु यानी कि कुर्ग जिला में स्थित पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपका गोदावरी नदी, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रंबकेश्वर के पास से स्थित निकलता है। ठीक है, और उसके बाद है नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार से निकलता है। ठीक है, जो मैकाल पर्वतमाला का हिस्सा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? बताइए, इसमें से स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ये तीनों हो जाएगा उसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो जाएगा? 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित है बताना है। ठीक है, घाट परभा नहर परियोजना कर्नाटक दिया है, सही गलत? सही है। उसके बाद उकाई नहर परियोजना गुजरात, ये भी सही है दोस्तों। फिर है नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, तो ये भी सही है। चौथा है जवाई परियोजना तमिलनाडु, नहीं दोस्तों ये गलत है, जवाई परियोजना जो है ये राजस्थान का है। ठीक है, तो इसमें से केवल 3 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाई परियोजना राजस्थान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन दिया है कि पूर्वी घाट की नदियां प्रायः विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, सही दिया हुआ है। और कारण दिया है वे लंबी दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती है और अधिक अवसाद लाती है, सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है बताना है। ठीक है, कोयला क्षेत्र और राज्य मिलाया हुआ है, बताना इसमें से कितना सही मिलाया है। पहला दिया है कि राजमहल झारखंड, हाँ ये सही दिया हुआ है। सुहागपुर छत्तीसगढ़ दिया है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, सुहागपुर एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश होगा। विश्रामपुर मध्य प्रदेश दिया है, तो ये गलती है। ठीक है, उल्टा दिया था, विश्रामपुर जगह छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ का है और सुहागपुर मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। और रानीगंज पश्चिम बंगाल, तो ये तो सही है। तो आंसर इसमें से कितना युग्म सही है? केवल 2 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्नायु और जोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या दिया है? स्नायु हड्डियों को जोड़ती है और शरीर की गति में मदद करती है, जी बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया। आगे पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बताइए, विकल्प के साथ विकल्प का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ठीक है, कूट के हिसाब से आंसर चुनना है। तो पहला दिया है इसे प्रकाश परिवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त करते हैं, सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है यह विद्युत का सुचालक है, बताइए सही गलत? तो ये गलत है, विद्युत का कुचालक होता है हीरा। ठीक है, सुचालक नहीं होता है। तीसरा है इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद चौथा है इसे सैलों के वेधन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1, 3 और 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो पहला कथन दिया है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, सही दिया हुआ है। दूसरा है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही दिया हुआ है दोस्तों। तो दोनों कथन सत्य है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन से कौन से सही है बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, रुधिर यानी ब्लड, बताइए सही है कि नहीं? सही है। ठीक है, यह सही कथन है। दूसरा दिया है रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया कथन, पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है,
जी दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन भी सही है। चौथा दिया है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। नहीं दोस्तों, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, तो ये भी कथन गलत हो गया। तो कौन कौन सही हुआ? कथन 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। उपयुक्त खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताइए। इसमें से आपका कैल्शियम, लोहा और सोडियम तीनों का आवश्यकता होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है बताइए। तो पहला कथन है परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये उल्टा दिया है, तनु से सांद्र की ओर जाता है, न कि सांद्र से तनु की ओर। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया पहला। दूसरा है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, सांद्र घोल पर बाह्य दाब लगता है। ठीक है, तनु घोल पर नहीं, किस पे? सांद्र घोल पे लगता है। तो ये भी कथन गलत है। आंसर हो जाएगा न तो 1 न ही 2, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या है। तो काले रंग के तार का कार्य है न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। पहला कथन है चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। बताइए सही गलती। गलत है दोस्तों। ठीक है, चूने पर जल की क्रिया कराएंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बनेगा, इसलिए गलत हो गया। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला कथन। दूसरा है ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। जी दोस्तों, ये कथन सिर्फ सही हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सत्य है। आगे 19 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। मानव लेंस जो है अभिसारी लेंस होता है, अपसारी नहीं, क्या होता है? अभिसारी। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मानव नेत्र के दृष्टि पटल में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जिन्हें शलाका और शंकु कहते हैं, जो प्रकाश को वैद्युत संदेशों में परिवर्तित करती है। जो दोस्तों ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है दृष्टि पटल पर केंद्रित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब उल्टा होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। चौथा है वस्तुओं की सापेक्षिक स्थितियों की सही परख करने के लिए हमें दोनों आंखों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है। तो आपको चुना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला दिया है। ठीक है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला दिया है कि लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। सही बात है। कारण दिया है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। लोहे का घनत्व जो है पारे घनत्व से कम होगा, इसलिए ना तैरेगा, तो गलत हो गया। तो कथन सही दिया है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ये दिया है रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, करते हैं। कारण दिया है साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। जी दोस्तों, सही है ये भी, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम यानी कान छेदने में खून नहीं बहता है, इसका कारण क्या है बताइए। इसका कारण है कि कर्णपाली में पाई जाने वाली उपास्थि में शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की आपूर्ति होती है, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से अर्धचालक है बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा जो है अर्धचालक है। तो सिलिकॉन अर्धचालक है, क्वार्ज ये भी अर्धचालक है, सिरेमिक ये भी अर्धचालक है। नहीं दोस्तों, क्वार्ज अर्धचालक नहीं है, सॉरी। सिलिकॉन अर्धचालक है और जर्मेनियम अर्धचालक है, लेकिन क्वार्ज और सिरेमिक जो है ये दोनों अर्धचालक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न है जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है,
यह निश्चित निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका कारण भी है, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट ये भी कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण ये भी सही है। तो तीनों हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ का एक सामान्य रोग है? बताइए कौन हो जाएगा। तो अब पहला है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, हाँ ये संबंधित है। दूसरा है रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, ये नहीं संबंधित है। तीसरा है रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये भी संबंधित है, ठीक है। और रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, ये संबंधित नहीं है। तो कौन कौन संबंधित हुआ? 1 और 3 आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, डी में दिया हुआ है, ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है? तो उसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपको चुनना है कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नहीं दोस्तों, ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है इसलिए नीला दिखाई देता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, पहला कथन गलत हो गया। अगला है दूसरा, कि वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित प्रदर्शित करता है। नहीं दोस्तों, सबसे कम प्रकीर्णित होता है लाल, ठीक है, अधिक नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तीसरा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण यानी कि काला दिखेगा, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें से केवल कथन 3 जो है सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त लवण क्या है? बताइए आयोडीन युक्त लवण क्या है? तो इस आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन दिया, इसमें चुनना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, बिल्कुल ये कथन सही हो गया। दूसरा है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, यहाँ बढ़ जाए ध्वनि गति भी बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तापमान कम होगा तो कमेगा, ठीक है, इसलिए कथन दो भी गलत है। तीसरा कथन है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम हो रहती है। नहीं दोस्तों, एल्युमिनियम में ज्यादा हुआ कांच की तुलना में, ठीक है। तो तीसरा कथन भी गलत है। कौन सा कथन सही है? कथन 1 सिर्फ सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन 1 सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन होगा इसके बाद, नहीं सॉरी दोस्तों, इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर, सॉरी ऊपर है, यहाँ, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन होगा इसके बाद। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कि पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है कि यह एक लघु गणकीय पैमाना है, जी दोस्तों सही दिया हुआ है। दूसरा है, पैमाना 0 से 14 तक सीमित है क्योंकि पानी का आयनिक गुणनफल लगभग 10⁻⁻14 है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तीसरा है, पीएच मान जितना कम होगा विलयन की अम्ल उतनी ही अधिक ज्यादा होगी, ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर जगह 3, 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक और याद रखिएगा, पीएच पैमाना की खोज किसने किया था? तो ये किया था 1909 में सोरेनसन ने, ठीक है, सोरेनसन ने 1909 में किया था, याद रखिएगा। और पी का मतलब पावर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? बताइए क्या परिवर्तन हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया है, अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, जी दोस्तों ये सही है। दूसरा है, राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रिका का विकास हुआ, ये भी सही हुआ है। तीसरा है, 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जी बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी जो है सही है, ठीक है, सभी का परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, गांधी समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, केवल अहिंसक को छोड़ने के लिए कहा था अंग्रेज, ठीक है, हिंसक को नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही जो है गलत है, ठीक है।
बाकी तीनों सही है दोनों। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने और शांतिपूर्ण विरोध को स्वीकार दिया गया, सही है। और समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों ये भी सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमाली बंदोबस्त भी बोलते हैं, को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि अस्थायी बंदोबस्त से राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थे। दोस्तों ये सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, ये भी सही है। तीसरा है राज्य में रैयत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया, ये भी सही है। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी जो है सही है, ठीक है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, सभी जो है कारण है उसका। 34 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। मुगल शासक और संबंधित मकबरा मिलाना है, ठीक है। पहला है हुमायूं का मकबरा बताना है कहाँ है, तो ये तो दिल्ली में है, आपको ही पता है। उसके बाद शेरशाह का मकबरा, ये भी पता होगा आपको, सासाराम में है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में है। और अकबर का तो पता ही होगा, सिकंदरा में है, ठीक है दोस्तों, सबको याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था, बताइए कौन किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रकूट ने, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफी मदद मिली, बिल्कुल सही है। दूसरा है उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जानते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण था बन्नी हट्टी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लड़ा गया था कब? 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था विशाल सेना तैयार करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि प्रथम मुसलमान शासक कौन था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो वो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और ये भी याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में भू राजस्व की दर जो है 1/3 से 1/5 था, ठीक है, यही इसी के बीच था। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है बताना है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? ये 1757 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध ये कब लड़ा गया है? 1764 में, तो आपको भी पता है 1764 में है, ठीक है। अंबर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1749 में लड़ा गया है। और बांडीवास का युद्ध ये कब हुआ है? 1760 में, ठीक है। तो सजा लीजिए, कालानुक्रम में क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ए डी बी, ठीक है। यानी कि अंबर, उसके बाद आपका प्लासी का युद्ध, उसके बाद बांडीवास और सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर क्वेश्चन है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था, बताइए। अग्रहारिक नामक अधिकारी किसका देखभाल करता था? ये करता था धार्मिक न्यास का देखभाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धार्मिक न्यास का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सर शंकर नायर ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर शंकर नायर ने, ठीक है। और इस गांधी जी क्या किया था दोस्तों? तो गांधी जी जो है ये कैसर हिंद की उपाधि लौटाए थे, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर सर के उपाधि लौटा दिए थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? आंसर हो जाए
कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? बताइए कौन जो है वो शामिल नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है कि मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया जाना, ये शामिल तो था ये वाला। दूसरा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया, हाँ ये भी शामिल था। तीसरा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया, नहीं दोस्तों ये गलत है, ये शामिल नहीं था, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चौथा भी ऑप्शन सही है, ये भी शामिल था, याद पढ़ लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना, ठीक है। उपयुक्त संस्थाओं के स्थापित होने का सही कालानुक्रम चुनना है, कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहले हो जाएगा, जिसका स्थापना 1838 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? 1 नंबर यानी द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आ जाएगा, इसका स्थापना 1851 में हुआ है, सबका स्थापना याद रखिएगा। इसके बाद आएगा आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना 1852 में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आएगा द इंडियन एसोसिएशन लास्ट में आ जाएगा, जिसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों? 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। तो सबका ईयर याद करिए, तो क्या हो गया? 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? बताइए। आंसर होगा डुप्ले, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा डुप्ले, ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न होगा, कश्मीर के इतिहास के संबंधित पुस्तक राज तरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? तो राज तरंगिणी जो है ये राजा जय सिंह के संरक्षण में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्देशित करता है? तो पंचायतन जो है एक मंदिर रचना की शैली है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा मंदिर रचना की शैली, ठीक है। इसके उदाहरण है आपका दशावतार मंदिर है, ठीक है। ये सब जो पंचायतन मंदिर में से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा, ये कथन है डब्ल्यू हंटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था? तो इस चारों में से सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आएगा? आपका आ जाएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति, ये कब हुआ? तो ये हुआ 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना, जो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसके बाद संविधान के लागू की तिथि आ जाएगा जो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा आंसर? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न। ये क्या है? मिलान करना है, ठीक है, समिति और नियुक्ति वर्ष से मिलाना है। तो बलवंत राय मेहता समिति का नियुक्ति आपको भी पता है कब हुआ है? 1957 में, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। उसके बाद है अशोक मेहता समिति, ये भी सामने ही मिलाया हुआ है 1977 में, इसका स्थापना हुआ है। और ये जो है जनता पार्टी सरकार ने गठन किया था, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था का सुझाव दिया था, ठीक है। और तीसरा है एल.एम. सिंघवी समिति, तो एल.एम. सिंघवी 86 सही है। और एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर चौथा है पी.के. थुंगन समिति, तो पी.के. थुंगन समिति इसका स्थापना 1988 सही है, ठीक है। और ये क्या किए थे? स्थानीय निकायों को मजबूत करने और संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात कहा था, ठीक है। सबको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 53 नंबर 53 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, चलिए पढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया है कि कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा, गलत है दोस्तों, ये कथन गलत है।
यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, सही बात है। निर्वाचक गण में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये भी सही है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है, ये भी सही है। आंसर ऑप्शन ए हो गया जो गलत था। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान किया था? ये कहता है 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 15 वर्ष के लिए। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कथनों के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है बताना है। तो पहला कथन दिया है कि भारत में दैनंदिन यानी कि रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती है, बिल्कुल कथन एक सही है। दूसरा कथन है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा, ये भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, आपको चुनना है कौन नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, विकल्प के हिसाब से सही चुनना है कौन कौन सही है। पहला कथन दिया है कि संविधान का 61वां संविधान संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है, बताइए सही गलत। जो जी दोस्तों सही है। ठीक है, 61वां संशोधन ये 1989 में हुआ था और ये आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, याद रखिएगा। दूसरा है संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है, नहीं दोस्तों ये सरासर गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 93 जो है ओबीसी के लिए है, याद रखिएगा। 93वां संशोधन 2006। इसके बाद है संविधान के 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19 का ये जोड़ा गया, बताइए सही गलत। तो ये भी गलत है। ठीक है, 21 का ये जोड़ा गया था, 19 का ये नहीं दोस्तों, 21 का ये जोड़ा गया था। चौथा है सन 2000 में अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया, हाँ दोस्तों ये सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 4 सही हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस को कब जोड़ा गया था बताइए कमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का क्या अर्थ है बताइए। अर्ध न्यायिक का अर्थ क्या है, उसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है कथन, सूचना आयुक्तों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी, बताइए सही गलत। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें केवल अधिकतम 10 ही हो सकता है, 12 नहीं, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और तीसरा है मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, और अभी जो है सूचना आयुक्त का कितना का कार्यकाल है, 3 वर्ष निर्धारित किया गया है अभी। ठीक है, 2019 में निर्धारित किया गया था 3 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, कथन ये दिया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, बताइए सही गलत। सही है। कारण दिया है भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी सही है दोस्तों, व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चुनना ही कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है संविधान का अनुच्छेद 109 कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, सरासर गलत है। ये 108 में है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन 108 में है, याद रखिएगा। और 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया है। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, जी दोस्तों ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतक से है, इसका संबंध जीडीपी से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर जीडीपी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, बताइए आंसर। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है शामिल नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन डी, बाकी तीनों शामिल है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन,
फिलिप्स वर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करता है, यही गलत हो गया दोस्तों। फिलिप वर्क जो है इनके बीच नकारात्मक संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। दूसरा है इसके अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। बताइए सही गलत। तो ये सही है, तो आपको चुना है कौन सा असत्य है, तो केवल एक जो है गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, दूसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर होगा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है, जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को छोड़ इसी पर निर्भर हो जाता है, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा था? तो आंसर होगा 1, 2 और 3, 3 हो जाएगा, यानी कि भारत चीन युद्ध भी था, भारत पाक युद्ध 1965 भी था, और लगातार 2 वर्ष का भीषण सूखा ये भी था, और मुद्रा का अवमूल्यन ये भी था उसका, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को कौन स्पष्ट करता है? बताइए, तो आंसर हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में क्या सत्य है बताना है। तो पहला दिया है गिनी गुणांक का मान 0 होने का अर्थ है पूर्ण समानता, बिल्कुल सही है। दूसरा है नहीं दोस्तों ये गलत है, पूर्ण समानता कहाँ से हो जाएगा, गलत है, ये पूर्ण समानता ना होगा, यहाँ असमानता लिख दिया, गलत है, ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा है लॉरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समान समता रेखा के करीब होगा असमानता उतना ही कम होगी, ये सही है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा है गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के नीचे के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 सही हो गया और कथन 1 गलत है, तो आपको सत्य चुनना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही कथन चुनना है, ठीक है। पहला कथन है एमएसपी की घोषणा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सीएससीपी की सिफारिश पर की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वर्तमान में केंद्र सरकार 23 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, बिल्कुल दोस्तों सही है, याद रखिएगा 23 फसलों के लिए, ठीक है। और तीसरा कथन है कि मक्का और बाजरा के लिए सरकार एमएसपी के स्थान पर उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा करती है, बताइए सही गलत। नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको क्या चुनना है, सही चुनना है, तो 1 और 2 जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में दून घाटी की औसत लंबाई कितनी है और यह किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है, बताइए आंसर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 किलोमीटर, और रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला 70 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बिहार की भूगर्भीय संरचना के अनुसार विंध्यन समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है, इन चट्टानों में कौन सा खनिज निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है, बताइए आंसर। तो उसमें जो है पाइराइट्स और चूना पत्थर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है बिहार के टाल क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें मोकामा से लखीसराय तक विस्तृत यह निम्न भूमि क्षेत्र किस काल में निर्मित हुआ है और इसकी ढाल किस दिशा की ओर है। तो इसका आंसर होगा क्वाटरनरी काल में वो निर्मित हुआ है और ढाल जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक विस्तृत है और इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है, बताइए आंसर। तो ये रोहतास गया पटना यहाँ हो जाएगा विस्तृत है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 नंबर हो गया, इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत सुलभ संपर्कता इजी कनेक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्रमुख शहरों में बाईपास और फ्लाइंग ओवर का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ता है 74 नंबर क्वेश्चन बिहार के नोनिया विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा बिहार के नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 का के बीच हुआ है, तो इसका मुख्य कारण क्या था बताना है। तो नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण था कि सोरा के व्यापार पर अंग्रेजी का अधिकार और शोषण था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में
नखास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने हेतु एक बारह केंद्र बनाया गया था। तो आंसर होगा पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित स्वदेशी लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, पहला कथन दिया है, इसकी स्थापना मई 1930 में पटना में हुई थी। जी दोस्तों, सही है। दूसरा है, सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। तीसरा है, सचिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। सचिदानंद सिन्हा और के बी दत्त इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, सचिव नहीं, उपाध्यक्ष थे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है और तीसरा गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत जरिमाना और महाशिलाना क्या थे? बताइए आंसर। तो जरिमाना और महाशिलाना ये आपके सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर। बिहार में द्विसदनीय विधायिका के क्रमिक विकास के संदर्भ में किस वर्ष बिहार और उड़ीसा की विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में हुई थी, जिसे परिषद का स्थापना वर्ष माना जाता है? बताइए आंसर। तो हुआ 20 जनवरी 1913 को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और सही चुनना है कौन कौन सही है। पहला दिया है, वे बिहार के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल सही है। उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था दोस्तों। हाँ, ये भी सही है। तीसरा है, वे कुल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। बताइए दोस्तों। नहीं दोस्तों, वे 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और वे अपना कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे, तो 3 बार यहाँ होना चाहिए था। ये कथन गलत हो गया था। कौन कौन सही हुआ? 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से अशुद्ध है? बताइए इसका आंसर क्या हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया है, यह मुख्य रूप से बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है। यह सही है। ठीक है। दूसरा, इस शैली में केवल 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, नीला और पीला। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो गुलाबी, हरा और पीला का होता है प्रयोग। 3 रंग का होता है, लेकिन गुलाबी, हरा और पीला होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। यही कथन जो अशुद्ध है। बाकी अब सही है, पढ़ लेते हैं उसको भी। इसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्प का चित्रण अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। इस शैली के चित्रों में पात्रों का केवल बायां प्रोफाइल ही चित्रित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, जो गलत था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर प्रश्न क्या है? ऐप और जारीकर्ता को मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं। पहला दिया नेवर अलोन ऐप। इसको कौन जारी किया है? तो एम्स दिल्ली जारी किया है। दूसरा से मिल जाएगा। फिर है सुजलाम भारत ऐप। तो इसको जारी करता कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है। तो पहला से मिला दिए। फिर है समीर 2.0 ऐप। इसका जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी किया था इसको। तीसरा से मिल गया। और सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जारी किया है। तो सबको याद रखिएगा। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नयार नदी के जल बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। ये किन 2 राज्यों के बीच विवाद है? तो ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा किस मद में खर्च होगी? तो बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा राज्यों के हिस्सा में खर्च हुआ है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन 84 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया है सबका साथ सबका विकास। सही है। दूसरा है आर्थिक विकास में तेजी लाना। सही है। तीसरा कर्तव्य है आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास करना। ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, तो 85 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस देश की शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक हो जाएगा भूटान के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूटान के साथ। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है हाल ही में 5 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 5 जनवरी को। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 87वां प्रश्न, हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? चीन को पछाड़ दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो आंसर हो जाएगा कैमूर टाइगर रिजर्व के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैमूर टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, याद रखिएगा बिहार के पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रमोद कुमार। 89 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया है? तो गान नगाई त्योहार तो आपको ही पता है, मणिपुर में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 91वां प्रश्न, हाल ही में लंबी दूरी के पिनाका गाइडेंस रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया दोस्तों? बताइए, ये किया गया है आपके चांदीपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चांदीपुर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश कौन है? तो इजराइल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इजराइल। ठीक है, अब नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया है? तो परम रुद्र का शुभारंभ IIT पटना में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ किया? तो बताइए, ये की है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? चुनिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इस योजना के से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, सही है। दूसरा, इसमें 63,000 आदिवासी गाँवों को शामिल करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। तो आंसर का दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज के मंत्री डॉक्टर दीपक प्रकाश है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर दीपक प्रकाश। ये बिना चुनाव लड़े ही इनको मंत्री बना दिया गया था। ठीक है, ये किनके बेटे हैं बताइए, कमेंट कीजिए किस नेता के ये बेटे हैं। ठीक है, बिना चुनाव लड़े ही इनको मंत्री बनाया गया था। अगला है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला 13वां खंजर अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहले तो याद रखिएगा, खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, और इसका 13वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये हुआ है मीसामारी असम में, ये भी याद रखिएगा, मीसामारी असम। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न, हाल ही में केरल का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? केरल का पहला तितली अभ्यारण्य कौन बना है बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बन गया है अरलम, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अरलम अभ्यारण्य। ठीक है, ये जो कन्नूर जिला में है केरल के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है स्वाति शांता कुमार को, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया है, नोग केरेम नृत्य महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, सही दिया हुआ है ये। दूसरा है, चवांग कूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो जो है गलत है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अमृता गीत सॉरी और भी महोत्सव बता देते हैं, सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है। तीसरा, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली है। गदरी बाबियदा मेला ये जालंधर में हुआ है। जास्कर महोत्सव लद्दाख, आपको पता है। फिर निंगोल चकोबा महोत्सव ये मणिपुर, याद रखिएगा। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।